स्विगी के मैनेजमेंट से बात करते हैं। लिस्टिंग के बाद पहली बार स्विगी ने नंबर्स पेश किए हैं। दूसरी तिमाही में कंपनी को घाटा ज़रूर हुआ है, लेकिन सालाना आधार पर क्विक कॉमर्स रेवेन्यू में 136% और फूड डिलीवरी रेवेन्यू में 22% का उछाल आया है। हमारे साथ स्विगी के CFO राहुल बोथरा जुड़ गए हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। CNBC आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके नंबर्स में क्लियरली इम्प्रूवमेंट तो है, आगे किस लेवल की इम्प्रूवमेंट रहेगी और उसके बाद मैं स्पेसिफिक्स पर आऊँगा, लेकिन जो मार्केट का एक व्यू क्वेश्चन रहेगा EBITDA के ऊपर। टॉप लाइन में तो ग्रोथ क्लियरली विजिबल है, EBITDA के ऊपर वो ट्रेजेक्टरी कैसी रहेगी अगले कुछ क्वार्टर्स में? नमस्कार अनुज। सो आप बिजनेस को देखेंगे तो फूड डिलीवरी की बिजनेस पहले बात करते हैं। तो फूड डिलीवरी में अगर आप EBITDA का जो हमारा क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखेंगे तो हमने डबल कर दिया है। सो क्वार्टर में 1.6% का EBITDA आया है क्वार्टर टू में। हमारा गाइडेंस है कि ये जो मीडियम टर्म में है 5% तक जा सकता है। तो काफी हमने मेहनत की है जिससे हमारा जो टेक रेट है, जो ओवरऑल जो रेवेन्यू है इस बिजनेस का बढ़ा है। हमारा एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू भी काफी बढ़ा है पिछले कुछ क्वार्टर से। और हमें मानना है कि इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। तो ओवरऑल मान के चलिए कि एक ऑपरेटिंग लेवरेज का भी हमें फायदा मिलेगा। पिछले साल अगर आप पिछले साल के मुकाबले देखेंगे तो 90 बेसिस पॉइंट्स का हमें मुनाफा हुआ है ऑपरेटिंग लेवरेज से। तो इसके चलते हुए अगले कुछ क्वार्टर्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारा मीडियम टर्म गाइडेंस है 5% का, वो हम अचीव कर पाएंगे। अब अभी हम क्विक कॉमर्स की बात करें तो क्विक कॉमर्स में देयर आर टू पार्ट्स आप देखेंगे। तो एक तो है कि जो हमारा जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो कम हुआ है, -3% से -2% हुआ है। काफी जो स्टोर्स हमने पहले लॉन्च किए थे 9 से 12 महीने के बाद जब वो एक मेच्योरिटी प्रोफाइल में आते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी उनकी शुरू हो जाती है। और जो हमने गाइडेंस दिया है कि इसमें हम एक्चुअली नंबर ऑफ स्टोर्स बढ़ाएंगे। जो H1 में जो हमारे पहले 6 महीने में हमने 86 स्टोर्स ऐड किए थे, वो अगले 6 महीने में हम 400 से भी अधिक स्टोर्स ऐड करने वाले हैं। तो इससे क्या है कि जो प्रॉफिट जो एक ओवरऑल ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है इस बिजनेस का, क्विक कॉमर्स का, वो बढ़ता रहेगा। क्योंकि जो इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी हो रही है। कंज्यूमर्स काफी इसमें शामिल हो रहे हैं और ओवरऑल इंडस्ट्री का ग्रोथ अच्छा लग रहा है। ओके, अच्छा, एक चीज़ जो मुझे आपसे पूछनी थी कि मैं तो खैर स्विगी वन मेंबर हूँ। पहले डिस्टेंस का आपका कोई क्राइटेरिया नहीं था, जो भी डिस्टेंस हो उस पर वन मेंबर्स को डिलीवरी फीस नहीं थी। अब आपने जोमेटो की तरह वो भी इंट्रोड्यूस कर दिया है कि सिर्फ 10 किलोमीटर तक या वो फ्री है, उसके बाद वापस डिलीवरी फी लगेगी। ऐसा क्यों किया? सर एक कॉस्ट होता है जो हमें बेयर करना पड़ता है। जो हमारे डिलीवरी पार्टनर्स हैं जब वो ज़्यादा डिस्टेंस जाते हैं तो उनको एक रिटर्न एक लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी देना पड़ता है। तो इस कारण हमने इसमें 10 किलोमीटर का एक लगाया है। लेकिन आप ओवरऑल अगर देखेंगे जो कंज्यूमर के साइड जो हमारा ओवरऑल रेवेन्यू है वो पिछले 1.5-2 सालों से एक्चुअली कम हुआ है। जो हमारा पहले 5% कंज्यूमर से रेवेन्यू हुआ करता था वो एक्चुअली 4% हो गया है। क्योंकि जैसे आपने बताया कि स्विगी वन मेंबरशिप में जब आप एक मेंबर होते हो तो आपको फ्री डिलीवरी मिलती है। फूड डिलीवरी में इंस्टामार्ट में जो हमारा क्विक कॉमर्स का है और डाइनिंग आउट में भी अलग बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इसके चलते हुए ओवरऑल एक कंज्यूमर बेनिफिट इक्वेशन आप देखेंगे तो वो काफी बड़ा है। ओके, अच्छा, एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अब आपने मार्केट शेयर लूज़ किया है जोमेटो के मुकाबले फूड डिलीवरी बिजनेस में, उसको कैसे रीगेन करेंगे? और जो आपकी ग्रोथ आप 18 से 22% कह रहे हैं, क्या ये इंडस्ट्री से कम होगी या इंडस्ट्री से ज़्यादा होगी? तो अगर आप अभी रिसेंट के जो हमारे नतीजे देखेंगे कैटेगरीज के, तो पिछले 3 क्वार्टर से एक्चुअली हमने लूज नहीं किया है। थोड़ा मार्केट शेयर गेन ही किया है। और हमारा मानना है कि जो हमारा इनोवेशन एक फनल है, अभी हमने रिसेंटली एक 10 मिनट में फूड डिलीवरी जो एक ग्लोबल फर्स्ट आप कह सकते हो हमने लॉन्च की है। जिससे काफी कंज्यूमर्स में उत्साह है, काफी नए कस्टमर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे इस प्रोडक्ट के लिए आ रहे हैं। तो हमें लगता है कि जो हमारा इनोवेशन एक फनल है वो काफी स्ट्रांग है। पिछले आप अगर 1-2 सालों से देखोगे तो हमारा काफी जो मैनेजमेंट का हमारा फोकस था वो काफी एक प्रॉफिटेबिलिटी लाने पे था। और अभी जब प्रॉफिटेबिलिटी आ गई है तो हमारा फोकस काफी अभी ग्रोथ और इनोवेशन पे रहेगा। तो इसके चलते हुए मुझे हमें काफी एक कॉन्फिडेंस है कि हम इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ अपने दिखा सकते हैं फूड डिलीवरी में। राहुल जी, मैं थोड़ा सा क्विक कॉमर्स सेगमेंट पे आता हूँ।
अगर एक कंपैरिजन करें, व्हाट एग्जैक्टली स्मॉल सिटीज़ एंड लार्ज सिटीज़ डूइंग फॉर यू, जो मैट्रिक्स है वो क्या कहता है, प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ ज़्यादा है, और आपके जितनी भी सिटीज़ हैं अभी क्विक कॉमर्स में, उसमें से कितनी सिटीज़ जो हैं अभी तक प्रॉफिटेबल हैं आपके पास? तो अभी जैसे अभी हमने जैसे लास्ट 6 महीने में काफी नई सिटीज ऐड की है, तो अभी हमारा सिटी काउंट 54 हो गया है। और अभी इस साल के अंदर अंदर हम 75 से 80 शहरों में जाएंगे। जो एक कस्टमर का प्रोफाइल जो हम देख रहे हैं, वो अभी काफी नया डेटा हमारे पास है। एक तो जो सिलेक्शन मिलता है हमारे प्लेटफॉर्म पे, वो उन सिटीज में आपके नेबरहुड शॉप्स में ज्यादा नहीं मिलता है, इसलिए काफी कस्टमर्स ओवरऑल जो एक ऑर्डरिंग पैटर्न हम देख रहे हैं वो सिमिलर टू द लार्जर सिटीज है। तो ऐसा नहीं कि छोटे शहरों में लोग कम बास्केट साइज ऑर्डर कर रहे हैं। तो एक ये हमने देखा है। दूसरा हमने देखा है कि जिस जल्दी जैसे एक स्टोर जब 1,000 ऑर्डर दिन के करता है तो एक प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ता है। तो हम ये भी एक देख रहे हैं कि जो हम नई सिटीज लॉन्च कर रहे हैं, तो वो 3 या 4 महीने में भी 1,000 ऑर्डर्स दिन के करने लग गए हैं। तो इससे एक हमें काफी कॉन्फिडेंस है कि जो अभी हमने नए सिटीज लॉन्चेस किए हैं, जैसे कि जैसे ये मैच्योर होंगे वैसे वैसे प्रॉफिटेबिलिटी इनका बढ़ता रहेगा। हालांकि इन द शॉर्ट टर्म आप देखोगे कि क्योंकि हम इतने ज्यादा स्टोर्स ऐड कर रहे हैं, पहले 6 महीने में हमने 86 स्टोर्स ऐड किए। दूसरे जो 6 महीने हैं इस साल का, वो हम 400 से भी अधिक स्टोर्स ऐड करने वाले हैं। तो उसमें काफी नए शहर भी ऐड हो रहे हैं, और एग्जिस्टिंग शहरों में भी हम काफी डेंसिफिकेशन कर रहे हैं ताकि कस्टमर्स को और जल्दी सामान मिल पाए। जो हमारी ओके, अच्छा स्पीड राहुल है। जी, ये Q2 में आपके हाँ, ये एक मैं स्पीड के बारे पूछ में रहा था बताऊंगा। कि Q2 में आपके इंस्टामार्ट, प्लीज प्लीज सर गो अहेड, आई थिंक कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम थी, मैं आपको सुन नहीं पाया था, प्लीज गो अहेड। हाँ, खाली मैं बता रहा था कि जैसे आप हमारा स्पीड का एक क्राइटेरिया देखोगे, तो जो पिछले साल हम 17 मिनट ऑन एवरेज कर रहे थे, वो अभी एक्चुअली 13 मिनट हो गया है। तो जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ स्टोर्स बढ़ रहे हैं, हम कस्टमर्स के और पास जा रहे हैं, और इससे हमारा स्पीड काफी बढ़ा है, और उससे ज्यादा कस्टमर्स ज्यादा बार ऑर्डर कर रहे हैं। ओके, अच्छा ये Q2 में आपके जो इंस्टामार्ट ऑर्डर्स थे उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई, मतलब अगर मैं सीक्वेंशली अगर आपसे पूछूं कितना आपने सेंस किया ग्रोथ वहाँ पे, और एक और चीज़, जो आपकी वो डार्क जो स्टोर्स हैं उनको आपको प्रोपोर्शनली अब कितना बढ़ाना पड़ेगा? जो जो हमारा ग्रोथ हुआ है वो 21% ऑर्डर वॉल्यूम में हुआ है, और 24% सीक्वेंशियली ऑर्डर वैल्यू में हुआ है क्विक कॉमर्स में। जो क्वार्टर ऑन अच्छा, क्वार्टर बात करें तो। ओके, और डार्क स्टोर्स की संख्या कितनी बढ़ेगी अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं मान के चलूँ बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल, नंबर्स क्या होंगे वहाँ पे? 1,000 से भी अधिक, सो बिटवीन 1,000 से 1,050 के अंदर हमारे नंबर ऑफ स्टोर्स होंगे, जो अभी 607 स्टोर्स थे सितंबर में। अच्छा राहुल जी, अब आपकी बुक्स पे कैश कितना है? मैं सिंस अभी आप आए हैं इक्विटी मार्केट में, पर एग्जैक्टली आपकी बुक्स में कैश कितना है, और बाकी के जो एक्विजिशंस होंगे या फिर कुछ एसेट्स जो आपने रोकेट कर रखे होंगे, उसके लिए आपके पास इनफ कैश है, कोई कैपिटल रेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको? हाँ जी। सो अभी हमारे जो कैश ऑन बुक्स है वो 8,800 करोड़ है। तो जो रिसेंटली हमने आईपीओ में भी रेस किया है, तो काफी हमने बैलेंस शीट को स्ट्रांग बनाया है। और जैसे आप देख रहे हो कि फूड डिलीवरी बिजनेस में ऑलरेडी कैश जनरेशन शुरू हो गया है, और क्विक कॉमर्स में हालांकि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमने गाइडेंस भी दिया है कि अगले दिसंबर तक, जो अक्टूबर से दिसंबर 2025 का जो क्वार्टर होगा, उसमें कॉर्पोरेट लेवल हम प्रॉफिटेबिलिटी, एबिटा प्रॉफिटेबिलिटी दिखा पाएंगे। तो अच्छा इसके चलते हुए हमें नहीं लग रहा कि एटलीस्ट इन द फोर्सेबल फ्यूचर हमें कोई कैश रेज करने की जरूरत नहीं होगी। काफी स्ट्रांग बैलेंस शीट हमने खड़ी कर ली है। अच्छा, आगे कोई एक्विजिशन की स्ट्रैटेजी होगी क्या? एक बार आपने बड़ा एक्विजिशन किया था वो स्कूटसी का, आगे जाते हुए कोई और एक्विजिशन जो आपके दिमाग में हो? एक चीज आप अनुज जी, आप देखेंगे कि हमारा जो ओवरऑल स्ट्रेटजी रहा है वो ऑर्गेनिक ग्रोथ का स्ट्रेटजी रहा है। हमारे जो पूरे 10 साल के हिस्ट्री में हमने सिर्फ 1.4% शेयर होल्डर डाइल्यूशन किया है एक्विजिशन से। सो जो दो एक्विजिशन हमने जो अभी स्केल पे है, जैसे डाइनिंग आउट है, तो डाइनिंग आउट हमने 1.5 साल पहले अक्वायर किया, और आज काफी अच्छा वो प्रॉफिटेबल ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। इस साल के एंड में वो प्रॉफिटेबल भी हो जाएगा। तो हमारा जो फोकस रहा है वो ज्यादा ऑर्गेनिक ग्रोथ पे रहा है। हमने नई कैटेगरीज लॉन्च की है, क्विक कॉमर्स में भी हम सबसे पहले मार्केट में आए थे, फूड डिलीवरी में भी हमने सबसे पहले लॉन्च किया था। तो हमें लग रहा है कि जैसे जो हमारा इनोवेशन एक फनल है, उसमें ज्यादा ऑर्गेनिक ग्रोथ में हमारी क्षमता हम बढ़ा रहे हैं। और जो एक्विजिशन की बात आए, तो हम मार्केट में देखेंगे कि अगर कोई अच्छा एसेट मिले जिससे हमारा टाइम टू मार्केट कम हो सके, तो हम डेफिनेटली उसमें देखेंगे। लेकिन एक एक्विजिशन एक स्ट्रैटेजी इटसेल्फ नहीं है। एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, एक चीज़ को क्लैरिफाई कर दीजिए वंस एंड फॉर ऑल,
क्या वाकई में ऐसा होता है कि जो रेस्टोरेंट में अगर हम जाएं तो मेन्यू में जो प्राइस है वर्सेस जो हम आपकी ऐप से ऑर्डर करें उसके मेन्यू के प्राइस में कुछ फ़र्क है? ठीक है, एक डिलीवरी फीस देनी है वो अलग है, लेकिन क्या प्राइस में भी कुछ फ़र्क है जो ये डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स कैप्चर करते हैं? पनुज जी, ये एक्चुअली कहना मुश्किल होगा, क्योंकि जो हम एक मार्केट प्लेस है, हम एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जिसमें रेस्टोरेंट पार्टनर्स, डिलीवरी पार्टनर्स और कंज्यूमर्स को हम मिलाते हैं। तो जो एक प्राइसिंग पावर रहता है वो रेस्टोरेंट पार्टनर का रहता है। तो वो डिसाइड करते हैं कि उनका मेनू प्राइसिंग क्या होना चाहिए, उनके डिस्काउंट्स एक्सेट्रा क्या होना चाहिए। तो जैसे हम सोशल मीडिया में कभी देखते हैं कि कोई कोई एक आइटम 100 रुपया अगर ऑफलाइन है तो वो ऑनलाइन रेस्टोरेंट्स ने 110 रुपये लगाया होगा, लेकिन साथ ही साथ वो डिस्काउंट भी देते हैं। तो जो डिस्काउंट 10 रुपया या 15 रुपया या 20 रुपया भी वो रेस्टोरेंट पार्टनर्स ही देते हैं। तो एक वो प्राइसिंग और जो डिस्काउंट स्ट्रेटजी रहती है वो हम कंट्रोल नहीं करते, वो हमारे रेस्टोरेंट पार्टनर्स कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हम एक मार्केट प्लेस है। तो क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट्स भी काफी कॉम्पिटिटिव रहना चाहते हैं, ताकि कंज्यूमर्स ज्यादा से ज्यादा आए और ज्यादा से ज्यादा उनका बिजनेस बढ़े। तो ये हम डेफिनेटली एक उनको दिखाते हैं कि जहाँ पे आप ज्यादा वैल्यू कस्टमर्स को दे रहे हो वहां पे आपकी ग्रोथ ज्यादा होती है। तो ये हम डेटा उनके साथ शेयर जरूर करते हैं। राहुल जी, यहाँ पे नंबर्स पे और फाइनेंशियल से बात हो गई। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, जब आप हमारे कार्यक्रम में हमेशा इंटरेक्शन के लिए आएंगे, जब अनुज वार्तालाप में होंगे ना, तो वो आपके सबसे बड़े ग्राहक हैं, क्लाइंट। हम जब दोनों कैंटीन में जाते हैं तो अनुज सबसे पहले पूछते हैं, वीरू क्या खाओगे? और उनकी एक हाथ में स्विगी, एक हाथ में जोमेटो होता है। मतलब अनुज को इसकी बारीकियाँ इस कदर से मालूम है कि पूछिए मत। क्यों अनुज? और इसीलिए सारे मतलब एक ग्राहक के रूप में जो प्रश्न होते हैं ना, वो अनुज बहुत सटीक तरीके से पहुंचते हैं आपसे। वीरू क्या होता है ना, वो हाँ नहीं, वो एक जो मैं कह रहा हूँ ना, जो एक समय पर लग्जरी थी अब वो नेसेसिटी है, उसको आप इस तरीके से मान लीजिए। हाँ, एक यूटिलिटी हो गई है। देखिए, जब हमने कुछ स्केल बना लिया था, तो मुझे अभी अभी भी याद है कि इकोनॉमिक टाइम्स में पहले दिन एक आया था कि स्विगी 2 घंटे डाउन हो गया है। तो मेरे हिसाब से सिर्फ ये 2 बार ही होता है। एक तो मुंबई में जब एक लोड शेडिंग होती है तब ये इकोनॉमिक टाइम्स का फ्रंट पेज होता है, या फिर या स्विगी और हमारी तीनों कंपनीज जब डाउन होती है और फ्रंट पेज होती है। तो हम इसी विश्वास के साथ कंज्यूमर्स को सेवा करना चाहते हैं कि हम एक यूटिलिटी हो गए हैं, हम एक नेसेसिटी हो गए हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए राहुल जी आपका, और ऑल द बेस्ट आपको आगे के क्वार्टर्स के लिए। धन्यवाद।